हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे साइटोक्रोम सी की कि साइटोक्रोम सी क्या है। ठीक है ना। आज के इस लेक्चर में साइटोक्रोम सी को करवाने के साथ एक क्वेश्चन आप लोगों का मैंने दे रखा है, हीमोग्लोबिन तथा माइक्रोग्लोबिन की तुलना कीजिए, मतलब कंपैरिजन कीजिए। ठीक है ना। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन है कि भाई इस यूनिवर्सिटी ने कैसे कैसे क्वेश्चन पुट किए हैं, ठीक है ना, उनको करवाने के साथ ये यूनिट अपनी क्या हो जाएगी, खत्म। फिर उसके बाद अगली यूनिट को चालू कर देंगे। ठीक है ना। मैं बार बार मैं प्रत्येक लेक्चर में एक बात बोल रहा हूं आप लोगों से कि ये यूनिट जो अपनी 5वें नंबर की यूनिट है ना, ये सबसे सिंपल यूनिट है। ठीक है ना। तो प्रत्येक स्टूडेंट के इस यूनिट में से पूरी के पूरे नंबर आने चाहिए, किसी भी स्टूडेंट का कोई भी नंबर यहां से नहीं घटना चाहिए। ठीक है ना। इसलिए इस यूनिट को बहुत बढ़िया तरीका से कर लेना। वैसे भी आपको पता है 6 लेक्चर में यूनिट क्लियर हो गई, और आप लोगों को पता है कि लेक्चर भी इतने बड़े बड़े नहीं लेके एक एक घंटे के लेक्चर ले होंगे। बड़ी मुश्किल में आप लोगों को पता है 30 से 32 मिनट के पूरे लेक्चर थे अपने, जो भी 5 इसके कितने लेक्चर होंगे, 6 लेक्चर होंगे। तो देख लेना पूरे लेक्चर को, कोई 32 मिनट का है, कोई 29 मिनट का, इस तरीका से। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, सीधी सिंपल सी यूनिट है और नोट्स इसके बहुत शानदार तरीका से रिप्रेजेंट कर रखे हैं। अब इससे क्वेश्चन कैसे पुट किए जाते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं, आज के इसमें बता देंगे। जैसे मैं टॉपिक को कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है ना, उसके बाद यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन भी देख लेंगे कि भाई इस यूनिट से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं उन लोगों ने। ठीक है ना। तो चलो करते हैं डिस्कशन। तो पहले तो मैं डिस्कशन कर लेता हूं साइटोक्रोम सी की। आखिरकार साइटोक्रोम सी होता क्या है, तो भैया सुन लो मेरी बात ध्यान से। साइटोक्रोम सी होता है ना, वो एक हीम प्रोटीन का ही टाइप होता है। जैसे मैंने बताया ना कि हीम प्रोटीन के अंदर हीमोग्लोबिन भी होता है, माइक्रोग्लोबिन भी होता है, तो उसी तरीका से हीम प्रोटीन का भी एक टाइप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम सी। ठीक है ना। मेरी बात आप लोग समझ में आई नहीं आई। मतलब साइटोक्रोम एक प्रकार का हीम प्रोटीन ही होता है। अब ये साइटोक्रोम कई रूपों में पाया जाता है, कई प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है, जैसे कि साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी। तो साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम बी तो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में क्या दे रखा है, साइटोक्रोम सी। तो यहां पर हम किसका डिस्कशन करेंगे, साइटोक्रोम सी का। आगे बात समझ में, साइटोक्रोम का जो क्लासिफिकेशन होता है ना, वो ए बी सी डी इस तरीका से किया जाता है, लेकिन ए बी तो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में जो दे रखी है वो दे रखी है साइटोक्रोम सी। तो यहां पर जो बात करेंगे हम वो किसकी करेंगे, साइटोक्रोम सी की। तो एक बात तो आपको क्लियर हो गई कि साइटोक्रोम एक हीम प्रकार का या हीम प्रोटीन का टाइप है। ठीक है ना। साइटोक्रोम हीम प्रोटीन का टाइप है। जिस तरीका से हीमोग्लोबिन और माइक्रोग्लोबिन भी हीम प्रोटीन के टाइप होते हैं, उसी तरीका से साइटोक्रोम सी भी हीम प्रोटीन का टाइप होता है। ठीक है ना। और इनका मेन काम क्या होता है, आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो इनका मेन काम क्या होता है, कि ये इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करते हैं। मतलब जो आपको साइटोक्रोम सी होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। ठीक है ना। और इसके अंदर सेंट्रल एटम कौन होती है, अपनी आयरन होती है। सेंट्रल एटम कौन होती है, आयरन होती है। और जो नाइट्रोजन की 4 प्रोल रिंग होती है, नाइट्रोजन ये कौन सी प्रोल रिंग है, आप लोगों को पता है प्रोल रिंग है। और प्रोल रिंग में कौन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन, जो उसके साथ कितनी जगह से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, 4 जगह से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो देखो ये जो आपका आयरन है ना, ये आयरन Fe+2, जैसे कि आयरन यहां पर कितने है, आयरन कितने हैं यहां पर Fe+2 में। और अगर आयरन में से आपने एक इलेक्ट्रॉन को और बाहर निकाल दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe+3 में। आगे बात समझ में कि भाई Fe+2 है और एक इलेक्ट्रॉन को और निकाल दिया तो कॉमन सी बात है वो Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा। या Fe+3 में आपने एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe+2 में। अरे भाई इस चीज को तो हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि Fe+2 है, ठीक है ना, उससे एक इलेक्ट्रॉन को और बाहर निकाल दो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe+3 में। या Fe+3 में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe+2 में। इस तरीका से Fe+2 Fe+3 में, Fe+3 Fe+2 में कन्वर्ट होता रहता है। ठीक है ना। ये इसका मेन काम होता है, अर्थात ये किसका काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन वाहक इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। जैसे कि Fe+2 से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला वो किस में कन्वर्ट हो गया, Fe+3 में। Fe+3 में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe+2 में। इस तरीका से इलेक्ट्रॉन का वाहक का काम करते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। जैसे Fe+2 से Fe+3, Fe+3 से Fe+2। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। और साइटोक्रोम सी का जो सबसे ज्यादा यूज होता है, वो सबसे ज्यादा यूज इसका कहां पर किया जाता है, क्या आप लोगों को पता है, एक तो प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, जो किसकी प्रेजेंस में होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। तो एक प्रकाश संश्लेषण में साइटोक्रोम का बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है ना। और एक होता है अपनी श्वसन प्रक्रिया, जो अपना रेस्पिरेशन सिस्टम होता है ना, अपनी श्वसन प्रक्रिया रेस्पिरेशन सिस्टम, उसके अंदर साइटोक्रोम का बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है ना। तो कॉमन सी बात है, इसको मैं कम शब्दों में ऐसे बोल सकता हूं कि जिनका जीवन ऑक्सीजन पर डिपेंड करता है उनमें हम लोग भी आ जाते हैं, क्योंकि आप लोग पता हम लोगों का जीवन भी किस पर डिपेंड है, ऑक्सीजन पर। तो जिनका भी जीवन ऑक्सीजन
ऑक्सीजन पर डिपेंड करता है उन सब में साइटोक्रोम सी पाया जाता है। इसका मतलब हम लोगों के अंदर भी साइटोक्रोम पाया जाता है, क्योंकि हम भी किस पर डिपेंड है, ऑक्सीजन पर। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। इसलिए सौभातन की एक बात ये ध्यान में रखो कि साइटोक्रोम सी का काम क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन वाहक का काम करते हैं। बात आ गई, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। चलो ठीक है, ये बात तो हो जाती है साइटोक्रोम सी की, और ज्यादा कुछ नहीं है। साइटोक्रोम सी की जो नोट्सों के अंदर लैंग्वेज लिखवा रखी है वो आप लैंग्वेज लिख देना और ये उसकी स्ट्रक्चर बना देना, ठीक है ना। सुनना मेरी बात ध्यान से, स्ट्रक्चर बना रखी है, अभी इनको एक्सप्लेन करूंगा। एक स्ट्रक्चर ये रही, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर तो मैंने हिम की बनाई है, वो क्यों बनाई है अभी बता दूंगा मैं आप लोगों के लिए। पहले सुन लो, अगर साइटोक्रोम सी का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो सबसे पहले तो क्या करना, उसकी लैंग्वेज लिख देना, फिर उसकी स्ट्रक्चर बना देना, या फिर ऐसे करना स्ट्रक्चर बना देना फिर लैंग्वेज लिख देना। लेकिन एक चीज, जितने भी स्टूडेंट इस वक्त मुझे देख रहे हैं तो भैया कान के पर्दे को तो कर लो साफ, बिल्कुल सुनो। इस वक्त जो मैं बात बोलूंगा वो बहुत अच्छी बोलूंगा कि कोई भी स्टूडेंट बिगर स्ट्रक्चर के कोई सा भी क्वेश्चन का जवाब मत देना। इस चीज को बिल्कुल अपने दिमाग में फिक्स कर लेना। चाहे वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो, चाहे वो आप लोगों का हीमोग्लोबिन माइक्रोग्लोबिन हो, चाहे वो धात्विक पोरफायरिन मतलब मेटेलिक पोरफायरिन हो, चाहे वो साइटोक्रोम सी हो, ध्यान में रखना स्ट्रक्चर के ही नंबर है। आप लोगों ने अगर स्ट्रक्चर नहीं लिखी और लैंग्वेज लिख के आ गए और क्वेश्चन 3 नंबर का है तो ध्यान में रखना आपको 1 नंबर मिलेगा, 2 नंबर को स्ट्रक्चर को काट लेगा। और स्ट्रक्चर तो ऐसी कोई आई नहीं थी भाई, आपकी पहली स्ट्रक्चर आई थी धात्विक पोरफायरिन मेटेलिक पोरफायरिन में, जिसको मैंने इतनी शानदार तरीका से समझाया था, बहुत बढ़िया तरीका से तुम्हारे दिमाग में फिक्स कर दिया कि साइटोक्रोम जो अपनी धात्विक पोरफायरिन है वो मेटेलिक पोरफायरिन की स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, बहुत बढ़िया तरीका से आप लोगों को समझाते हैं, लेक्चर में देखना, ठीक है ना। उसके बाद हीमोग्लोबिन माइक्रोग्लोबिन में हीम प्रोटीन थी, हीम प्रोटीन की स्ट्रक्चर ये नहीं, मैं अभी डिस्कशन करूंगा, हीम प्रोटीन पर भी डिस्कशन करूंगा, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग पता है एक स्ट्रक्चर कहां पाई थी, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जो आपका वो साइकिल आया था, वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का साइकिल था, कैटेलिस्ट साइकिल था वो आप लोगों का। अगर नाइट्रोजन स्थिरीकरण नाइट्रोजन फ्रिक्शन का क्वेश्चन आ जाता तो बिल्कुल वो आपको साइकिल बनानी पड़ेगी, वो चार्ट बनाना पड़ेगा आपको, उसके बाद ही लैंग्वेज लिखना। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसको बोला था कि नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण नाइट्रोजन फ्रिक्शन कहलाता है। और वो इसलिए करते थे नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में कन्वर्ट, क्योंकि डायरेक्ट नाइट्रोजन को पेड़ पौधे लेते नहीं तो उनको उसके यौगिकों के रूप में लेते तो यौगिकों में कन्वर्ट कर देते थे। 2 तरीका से करते थे, एक तो कृत्रिम रूप से करते थे, प्राकृतिक रूप से करते थे। तो प्राकृतिक रूप से तो इतने सारे नाइट्रोजन का उपलब्ध कराना पॉसिबल नहीं है, तो उसको कृत्रिम रूप से करते जिसमें एवर फेवर विधि आपकी आ जाती है, ठीक है ना। और एक कैटलिस्ट साइकिल बनाया था, वो बहुत बढ़िया तरीका से रिप्रेजेंट किया था आप लोगों के लिए, आराम से कर देना। और आज बात किसकी हुई है, साइटोक्रोम सी की, तो बिल्कुल आप लोग साइटोक्रोम सी की स्ट्रक्चर बनाओगे, लैंग्वेज लिखोगे, या फिर पहले लैंग्वेज लिख लेना फिर स्ट्रक्चर बना देना। लेकिन बिगर स्ट्रक्चर के कोई भी स्टूडेंट जवाब मत दे देना। इस चीज को तो बार बार मैं बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि स्ट्रक्चर के ही नंबर है, और इस यूनिट का मतलब ही क्या है कि आप स्ट्रक्चर के साथ उनका जवाब दो। इसलिए जितने भी स्टूडेंट हैं बिल्कुल सारी स्ट्रक्चर को कर लेना। और ऐसी नहीं है कि किसी भी स्ट्रक्चर को मैंने रट के बोला हुआ आपके सामने, नहीं, गलत बात। मैंने एक एक स्ट्रक्चर को आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया है, चाहे वो धात्विक पोरफायरिन हो, चाहे वो हीमोग्लोबिन माइक्रोग्लोबिन हिम की स्ट्रक्चर हो, चाहे वो आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण नाइट्रोजन फ्रिक्शन में वो साइकिल हो, वो चक्र हो आपका, चाहे साइटोक्रोम सी। अभी मैं साइटोक्रोम सी की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रहा हूं और अभी 2 मिनट में दिमाग में ऐसा फिट हो जाएगा, सर कोई दिक्कत नहीं है, चाहे हिम की स्ट्रक्चर आ जा, चाहे साइटोक्रोम सी की स्ट्रक्चर आ जा, चाहे नाइट्रोजन स्थिरीकरण आ जा, नाइट्रोजन फ्रिक्शन आ जा, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाना सर हम आराम से करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सुनो, अब मैं डिस्कशन करता हूं साइटोक्रोम सी की स्ट्रक्चर पर। तो सुनो मेरी बात कि साइटोक्रोम सी को तो कर दो साइड में, हम लोगों को ये नहीं आती अभी, इसको कर दो साइड में, ठीक। साइटोक्रोम सी को कर दिया हम लोगों ने साइड में। हम डिस्कशन करते हैं यहाँ पर हीम प्रोटीन के। ये स्ट्रक्चर मैं बना चुका हूं, ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर क्यों लिखी पता है आपको समझाने के लिए, क्योंकि इस स्ट्रक्चर से ये स्ट्रक्चर बन रही है, इसलिए हम साइटोक्रोम सी की स्ट्रक्चर को नहीं करेंगे। अगर हम लोगों को हीम की स्ट्रक्चर ही पता है तो साइटोक्रोम सी की स्ट्रक्चर को हीम की स्ट्रक्चर से बना सकते हैं। इसलिए इस स्ट्रक्चर का डिस्कशन तो हमारा हो चुका है, क्योंकि हीम प्रोटीन को तो हम पढ़ चुके हैं। और इस वक्त मैंने हीम प्रोटीन की स्ट्रक्चर को क्यों लिखा है, क्योंकि इसी स्ट्रक्चर से मैं आपको ये स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा। इसका मतलब ऐसा बोल सकता हूं, वो हिंदी में कहावत होती है कि एक पंथ दो काज, अर्थात ये याद हो गई हमें तो ये तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, ठीक है ना। और इसका डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं, पहले मैं आपको समझा चुका हूं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है। एक बार फिर डिस्कशन कर लेता हूं। देखो भैया सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या यहां पर हिम प्रोटीन की एक बार दोबारा से डिस्कशन कर लेता हूं, जैसे कि साइटोक्रोम सी की स्ट्रक्चर भी सीख जाओगे आप लोग। सुनो मेरी बात ध्यान से, कि हिम की स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देखते हैं कि प्रोल की कितनी रिंग होती है, 4 रिंग होती है, 1
दो, तीन, चार। प्रोल की कितनी रिंग होती है? चार। जिनमें कौन सा एटम प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन। और आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि हीम है, नाम से पता लग रहा है हीम। और हीमोग्लोबिन किसका कॉम्प्लेक्स होता है, या हीम प्रोटीन किसका कॉम्प्लेक्स होता है? आयरन का। ठीक है, बीच में आपने आयरन लिख दिया। अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसको दे देगा? आयरन को। ठीक है ना, ये कौन सी पोरफायरिन रिंग है? ये सब पोरफायरिन रिंग है आपकी। पोरफायरिन पर भी आपका डिस्कशन हो चुका है। ठीक है ना, ये पोरफायरिन रिंग है। ये नाइट्रोजन के साथ कौन सा बॉन्ड बना लेंगे? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्योंकि हम जानते हैं कि मेटल और लिगेंड के बीच में कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक, दो, तीन, चार, चार प्रोल की रिंग बन गई। बीच में आपने किसको लिख दिया? आयरन को लिख दिया। लिख दिया ना बीच में आयरन को। एक बार फिर सुनिए, एक, दो, तीन, चार, चार प्रोल की रिंग बन गई। बीच में किसको लिख दिया? बीच में किसको लिख दिया? आयरन को लिख दिया। ठीक है ना, अब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना देना, चार प्रोल की रिंगों से चार कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना देना, और फिर सबको उनकी अल्फा पोजीशन से जोड़ देना। जैसे कि देखो, ये पोजीशन कौन सी होती है? जीरो। ये होती है अल्फा, ये होती है बीटा। मतलब इस पोजीशन को हम कौन सी देते हैं? जीरो। ये होती है अल्फा पोजीशन, और ये कौन सी होती है? बीटा। और आगे होती है तो उनको गामा, डेल इस तरीका से देते हैं। ठीक है ना, तो सबको उनकी अल्फा पोजीशन से जोड़ दो। जो प्रोल रिंग है ना, प्रोल रिंगों को सबको अल्फा पोजीशन से जोड़ दो। देखो, ये इसकी अल्फा पोजीशन जोड़ दिया, 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 और बाकी की बैलेंसी तो आप सेट करना जानते हो, खूब जानते हो। कार्बन की कितनी बैलेंसी होती है? 4। नाइट्रोजन की कितनी बैलेंसी होती है? 3। हाइड्रोजन की कितनी बैलेंसी होती है? 1। ऑक्सीजन की कितनी बैलेंसी होती है? 2। सबको आप अच्छी तरीका से जानते हो। बच्चे कुछ बैलेंसी को सेट कर देना, जो आप लोग स्ट्रक्चर में देख लेना किस तरीका से बैलेंसी सेट करते हैं। आगे बात सही है, तो ये स्ट्रक्चर तो हो जाती है हीम की संरचना। अब आपका क्वेश्चन ये है कि ठीक है सर, हीम की स्ट्रक्चर के बारे में तो आप पहले भी डिस्कशन कर चुके हो, और हमें हीम की स्ट्रक्चर पता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, हम कर देंगे हीम की स्ट्रक्चर। लेकिन हीम की स्ट्रक्चर से साइटोक्रोम सी की स्ट्रक्चर कैसे बनाए? तो सुनो मेरी बात, अभी मैंने एक वर्ड बोला था क्या हीम का ही टाइप कौन है? साइटोक्रोम सी। भाई हीम प्रोटीन के ही तो प्रकार है। हीम प्रोटीन के प्रकार, जो हीम प्रोटीन होती है उसका एक प्रकार आपका हीमोग्लोबिन होता है, उसका एक प्रकार आपका माइक्रोग्लोबिन होता है, और उसी का प्रकार आपका साइटोक्रोम सी होता है। तो गौर से देखो, तो मैं साइड में हो जाता हूं। हीमोग्लोबिन, ये हीम प्रोटीन को देखो, साइटोक्रोम सी को देखो, इन दोनों की स्ट्रक्चर बिल्कुल डिट्टो है। सुनो मेरी बात ध्यान से, कुछ भी चेंज नहीं है, बस एक चीज का डिफरेंस आ रहा है यहां पर, इस चीज का डिफरेंस आ रहा है बस। ये सल्फर एक अलग से आ जाएगा, साइटोक्रोम सी के अंदर सल्फर एक अलग से आ जाएगा। तो देखो, आप तो एक काम करना, पहले किसको बना देना, आप समझना हीम की स्ट्रक्चर से साइटोक्रोम सी की स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, वो चीज समझ लो आप लोग। ठीक है ना, जो इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस है वो मैंने यहां पर कोष्टक में लिख दिया। मतलब ये स्ट्रक्चर तो किसके? हीम की, और ये स्ट्रक्चर किसके? साइटोक्रोम सी की। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बस ये। अब ये बॉन्ड उल्टे सीधे कर रखे, इनसे कंफ्यूज मत होना कि सर इनके बॉन्ड तो ऐसे कर रखे हैं और इनमें बॉन्ड ऐसे कर रखे हैं। अरे इनसे कंफ्यूज मत होना। जैसे मैं बताऊं, ऐसे इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि आप लोग पता है, कॉमन एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको समझाने के लिए। ये कौन है? अपनी बेंजीन है। ये कौन है? बेंजीन है। ठीक है ना, और आप लोगों को पता है इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपको पता है ये भी कौन है? बेंजीन। अब देखो, इसके डबल बॉन्डों की कंडीशन देखो और इसके डबल बॉन्डों की कंडीशन देखो। देखो, ये भी बेंजीन आप जानते हो अच्छी तरीका से, और ये भी बेंजीन है। दोनों के डबल बॉन्डों की कंडीशन देखो, दोनों के डबल बॉन्डों की कंडीशन अलग अलग है, तो उससे कोई फर्क तो पड़ रहा है, तो वो बेंजीन है भाई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही तो है। तो इसलिए ऐसा मत सोचना कि सर इनके डबल बॉन्ड तो इसका डबल बॉन्ड तो यहाँ पर है और इनके डबल बॉन्ड साइड में, इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप लोग चाहो कैसे कर देना, डबल बॉन्ड को कैसे भी सेट कर देना, बस बैलेंस ही क्लियर होनी चाहिए, बैलेंस ही नहीं गड़बड़ानी चाहिए। डबल बॉन्डों को, जैसे कि आपको कैसा, मैं तो इस डबल बॉन्ड को यहां पर नहीं लिखूं, मैं तो यह डबल बॉन्ड एक यहां पर लिखूंगा, एक यहां पर, तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैलेंस ही देख लेना, बैलेंस ही गड़बड़ मत कर देना। क्या कार्बन की 4 बैलेंस होती है और आप लोगों ने 5 शो कर रखी है, ये गड़बड़ मत कर देना। इसलिए ये सारी स्ट्रक्चर, जो ये स्ट्रक्चर है वो ये स्ट्रक्चर है। डबल बॉन्डों को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, बस बैलेंस ही को बना के रखना, ठीक है ना। इसलिए इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में केवल इसी चीज का डिफरेंस है। अब कोई जरूरी नहीं है कि इसको आप यहां पर लिखो, इसको कहीं पर भी लिख सकते हो, ठीक है ना। आप सुनो मेरी बात, ये डिफरेंस है। तो आप लोग साइटोक्रोम सी को नहीं जानते, छोड़ो साइटोक्रोम सी को नहीं जानते, आप तो हीम को जानते हो कि हमें तो सारे हीम की स्ट्रक्चर पता है। तो हीम की स्ट्रक्चर से साइटोक्रोम सी की स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं वो देख लो। देखो बेटा, कहीं पर भी कर देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कौन आपका CH3, ये लो, ये CH3 है। इस CH3 को मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है ना, इस CH3 को मैंने ऐसे लिख दिया, यहां पर लिख दिया मैंने किसको, सल्फर को, ठीक है ना। फिर यहां पर भी मैंने किसको लिख दिया, ये लिख दिया मैंने किसको, सल्फर को। तो देखो, और दोनों को कौन से बॉन्ड से जोड़ दिया, प्रोटीन वाले बॉन्ड से जोड़ दिया, ये। अब देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से, ये आप लोगों का देखो, ये CH3 है, यहां से देखो, ये आप लोगों को कौन है, इस तरीका से देखो,
ये डबल बॉन्ड इस तरीका से कर देना, साइड में से किसको निकाल देना, मेरे पास जगह नहीं है, मैं थोड़ा सा कर रखा है, ये CH3 को निकाल देना, ठीक है ना। यहाँ पर किसको जोड़ दिया, सल्फर को जोड़ दिया, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिख दी, बीच में क्या लिख दी, प्रोटीन लिख दी। फिर अगले वाले से देखो ये CH3 रहा, ठीक है ना, इसको मैं ऐसे करके लिख देता हूं, लो ये CH3 रहा, देखो ये रहा आपका CH3, ये कौन रहा आपका सल्फर, और दोनों के बीच में बॉन्ड कर देना। कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि सल्फर सल्फर के बीच में जो सल्फर सल्फर होगा ना, उनके बीच में प्रोटीन वाला बॉन्ड बच जाएगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। एक बार इस स्ट्रक्चर को देख लो, एक बार इस स्ट्रक्चर को देख लो, कोई जरूरी नहीं है कि प्रोटीन वाला बॉन्ड यहां पर शो करो, यहां पर कर दो, यहां पर जहां पर आपको मन करे वहां पर, लेकिन वो किसमें होगा, CH3 में। देखो ये CH3 रहा, ये CH3 रहा, ये आपका सल्फर रहा, ये सल्फर रहा, दोनों को किस कौन से बॉन्ड से जोड़ देना, जो भी वहां पर प्रोटीन होगी उसके साथ वो दोनों सल्फर जुड़ जाएंगे आपकी। ये होती है हिम की स्ट्रक्चर से साइटोक्रोम C की स्ट्रक्चर। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। सुनो मेरी बात एक बार, क्या जो हिम की स्ट्रक्चर है वो ही साइटोक्रोम C की स्ट्रक्चर है। डिफरेंस उसमें क्या है, बस ये डिफरेंस है, ये कर देना आप लोग, ठीक है ना। और कोई जरूरी नहीं कि वो यहीं पर करो, वो कहीं पर, जैसे इस स्ट्रक्चर में यहां पर कर रखा है मैंने, यहां पर कर दी, तो क्या गलत है का, वो तो तब भी सही है। आपको सर मैं तो यहां पर नहीं करना चाहता, तो ऊपर कर दो जहां पर भी आप सेट करना चाहते हो, लेकिन सेट वहीं पर करनी है जहां पर CH3 है। ऐसे नहीं कि CH2 C यहां पर सेट कर दो, नहीं, आप लोग कहां पर सेट करोगे, CH3 और वहां पर सल्फर जोड़ के और बीच में प्रोटीन को लिख देना, बस हो गया काम खत्म, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब हिम प्रोटीन याद है तो उसको साइटोक्रोम C भी याद है। बात समझ में आई या नहीं आई? एक बार दोबारा से फिर बता देता हूं, देखो दोबारा से वापस से मैं हिम की स्ट्रक्चर को लिख देता हूं, ठीक है ना, और दोबारा से उससे साइटोक्रोम C को बनाता हूं। देखो भैया दोबारा से एक बार फिर बता देता हूं, देखो दोबारा से एक बार फिर देख लो, ये स्ट्रक्चर हमारी किसकी है, हिम की, ठीक। हिम की स्ट्रक्चर प्रत्येक स्टूडेंट को याद है, ठीक है। अपने आप से सवाल करो कि हिम की स्ट्रक्चर सर ने हमको इससे पहले भी समझा रखी और हमको याद है, ठीक है, सबको याद है हिम की स्ट्रक्चर। ये रही हिम की स्ट्रक्चर। अब इससे बनाना हमें साइटोक्रोम C। एग्जाम में हिम की स्ट्रक्चर बना चुके हो आप लोग, बना चुके हो ना हिम की स्ट्रक्चर। एग्जाम में क्वेश्चन साइटोक्रोम C का पूछा, हिम की स्ट्रक्चर आप बना चुके हो। अब इससे आपको साइटोक्रोम C बनाना है, तो देखो ऐसा बनाएंगे साइटोक्रोम C। देखो मेरे पास यहां पर जगह कम है तो मैं इसको ऐसा कर देता हूं, देखो CH3, ये देखो ये मैंने लिख दिया, ये इधर की तरफ मैंने CH3 लिख दिया, ठीक है ना, लिख दिया CH3, और यहां पर मैंने किसको लिख दिया, सल्फर को, ये लिख दिया सल्फर को। अब मुझे ये CH3 करना, तो देखो ये लो, ये तो मैंने सल्फर के लिए कर दिया और ये मैंने लिख दिया CH3, ठीक है ना, और यहां पर मैंने किसको लिख दिया, सल्फर को लिख दिया, और बीच में प्रोटीन लिख दो यार, खत्म कहानी। क्या प्रॉब्लम आ गई भैया, ये लो, ये लो, ये स्ट्रक्चर हो गई अब साइटोक्रोम C की। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई? आगे ने ये बात समझ में, कुछ नहीं करना है, क्या करना है जो मैंने अभी आप लोगों को समझाना है। हिम की स्ट्रक्चर से आप साइटोक्रोम C की स्ट्रक्चर बना सकते हो। इसलिए देखने पर बोर्ड पर ये बड़े अजीब सी लगती हैं, कोई भी अजीब नहीं भैया, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना तो कोई भी चीज ना तो टफ होती ना अजीब लगती है। बात आप लोग समझ में आ गई? एक बार फिर बता देता हूँ स्ट्रक्चर कैसे बनानी है। हिम की स्ट्रक्चर से करता हूँ शुरुआत। प्रोल की 1 रिंग, प्रोल की 2 रिंग, प्रोल की 3 और 4 हो गई ना, ऊपर नीचे लेफ्ट और राइट हो गए 4 स्ट्रक्चर। बीच में किसको लिख देना, आयरन को लिख दिया, बीच में आयरन को, ठीक है ना। सब प्रोल की रिंगों को अल्फा पोजीशन से जोड़ देना, सब प्रोल की रिंगों को अल्फा पोजीशन से जोड़ देना, ठीक है ना। फिर प्रोल की रिंग में जो नाइट्रोजन एटम है ना, उसका सब नाइट्रोजन एटम है ना, उसका Fe के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना देना। तो कॉमन सी बात है, 4 प्रोल की रिंग है तो 4 नाइट्रोजन होंगे, तो 4 नाइट्रोजन Fe के साथ कितने बॉन्ड बना लेंगे, 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है ना। और अल्फा पोजीशन से आप जोड़ चुके हो। बची कुछ बैलेंसी कार्बन कर बची कुछ बैलेंसी आपको सेट करके देख लेना कि यार किसी की बैलेंसी गड़बड़ा नहीं जाए। जैसे कि माना कि कार्बन आ जाता तो आपको कैसे भी करके डबल बॉन्ड वैसे ही सेट करने कि कार्बन की बैलेंसी 4 से ज्यादा ना हो, ठीक है ना। नाइट्रोजन की बैलेंसी 3 से ज्यादा ना हो, ठीक है ना। नाइट्रोजन अगर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना चुका तो फिर कॉमन सी बात है, नाइट्रोजन की बैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4। जैसे कि देखो यहां पर नाइट्रोजन की बैलेंसी 4 है, क्यों? क्योंकि 3 बॉन्ड तो उसके नेचुरल होते ही नाइट्रोजन के, और चौथा बॉन्ड वो कहां से बना रहा है, अपने लोन पेयर से। बात आप लोग समझ में आ गई ना। नाइट्रोजन बॉन्ड तो 3 बनाता है, लेकिन उसकी पावर कितनी, क्योंकि वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, अगर उस लोन पेयर को किसी और के लिए दे दे तो कॉमन सी बात है उसके कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 4। इसलिए यहां पर नाइट्रोजन की बैलेंसी यहां पर कितनी हो रही है, 4। क्यों? क्योंकि 3 तो उसके नेचुरल बॉन्ड होते हैं जो वो बनाता ही है, ठीक है ना, और एक वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, ठीक है ना।
फिर इस तरीका से ये हीम की स्ट्रक्चर हो जाएगी। हीम की स्ट्रक्चर से साइटोक्रोम सी की स्ट्रक्चर कैसे बनानी है वो अभी मैंने आपको समझाया ही है, ठीक है ना। इसका मतलब एक पंथ दो काज, हीम की स्ट्रक्चर पता तो साइटोक्रोम सी की स्ट्रक्चर भी पता। इस तरीका से आपके ये यूनिट क्या हो जाती है, फिनिश, ठीक है। यूनिट फिनिश होने पर एक वर्ड मैं फिर दोबारा से बोलूंगा, भैया कोई भी स्टूडेंट बिगर स्ट्रक्चर के जवाब मत देना, चाहे वो साइटोक्रोम सी को पूछ, चाहे वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण नाइट्रोजन फिक्शन को पूछ, चाहे वो हीमोग्लोबिन बाइकोग्लोबिन को पूछ, चाहे वो धातु पोरफायरिन मेटल पोरफायरिन को पूछ, या हीम की स्ट्रक्चर पूछ, बिल्कुल आपको स्ट्रक्चर के साथ ही जवाब देने पड़ेंगे, ठीक है ना। बिगर स्ट्रक्चर के कोई भी स्टूडेंट जवाब मत देना, ठीक है ना। इस तरीका से अपनी ये यूनिट कंप्लीट हो जाती है। अब देखो इस यूनिट के क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं एग्जाम में। आप ही बोलोगे वास्तव में सर ये यूनिट तो बहुत ही सिंपल यूनिट है, ठीक है। तो मैं डिस्कशन कर लेता हूं इस यूनिट से कैसे कैसे क्वेश्चन आए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन को वो बहुत ही ज्यादा पुट करता है, तो वो मैंने स्पेशल आपके नोट्सों में लिखवा रखी, तो उसको तो मैं वैसे ही पढ़ के बता देता हूँ आप लोगों को। देखो आप लोगों के नोट्सों में दे रखी है, नोट्सों में दे रखी है, तो इसको तो मैं आप लोगों के लिए पढ़ के ही बता देता हूं, ठीक है ना। इसको मैं पढ़ के बता देता हूं कि कौन कौन से टाइप से क्वेश्चन आता है। तो देखो आपके नोट्सों के अंदर मैंने लिखवा रखा है हीमोग्लोबिन तथा माइक्रोग्लोबिन की तुलना कीजिए। इस क्वेश्चन को वो बहुत ज्यादा पूछता है, तो मैं सिर्फ पॉइंट बोल देता हूं फॉर्मेलिटी बेस पर। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन और माइक्रोग्लोबिन में आपको पढ़ा चुका हूं, मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन और माइक्रोग्लोबिन की तुलना कर रहे हैं, कंपेरिजन कर रहे हैं, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन और माइक्रोग्लोबिन दोनों की कंपेरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तो एक चीज तो दिमाग में पहले से फिक्स करके रखो कि हीमोग्लोबिन और माइक्रोग्लोबिन जो मेन डिफरेंस होता है, वो मेन डिफरेंस क्या होता है कि हीमोग्लोबिन O2 का परिवहन करता है, O2 को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, अर्थात उसका ट्रांसपोर्ट करता है। और माइक्रोग्लोबिन होता है वो O2 का स्टोरेज करता है, O2 का संग्रहण करता है। इसका मतलब हीमोग्लोबिन O2 का परिवहन करता है और माइक्रोग्लोबिन O2 का संग्रहण करता है। हीमोग्लोबिन O2 का ट्रांसपोर्ट करता है और माइक्रोग्लोबिन O2 का स्टोरेज करता है, अर्थात अपने पास रखता है। और जैसे जैसे शरीर को उसकी जरूरत पड़ती जाती है वैसे वैसे वो माइक्रोग्लोबिन शरीर को उपलब्ध कराता जाता है। तो बस उसके कुछ पॉइंट है जिसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं, बस फॉर्मेलिटी बेस में यहाँ पर एक बार बोल कर बता देता हूं, जैसे कि वो भी टॉपिक क्लियर हो जाए। देखो क्वेश्चन ये है हीमोग्लोबिन तथा माइक्रोग्लोबिन की तुलना कीजिए, ठीक है ना। तो मैं पॉइंटों को बता देता हूं, कितने पॉइंट लिखा रखे मैंने यहाँ पर आप लोगों को 5 पॉइंट लिखा रखे, तो 5 पॉइंटों को बोल देता हूं। तो पहला पॉइंट क्या है, हीमोग्लोबिन प्लाज्मा का ऑक्सीजन परिवहन करता है, बिल्कुल सही बात है, ये तो पढ़ा ही रहा हूं मैं, ठीक है। जबकि माइक्रोग्लोबिन मांसपेशियों में O2 का संग्रहण करता है। माइक्रोग्लोबिन किनमें, अरे अपनी मसल्सों में पाया जाता है, मांसपेशियों के अंदर पाया जाता है। कौन? माइक्रोग्लोबिन। आगे ना फेफड़िन के अंदर तो कौन होता है, अपना हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। फेफड़िन के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है ना। और जो माइक्रोग्लोबिन होता है ना, माइक्रोग्लोबिन वो मांसपेशियों में होता है, जो O2 का संग्रहण करता है। तो हीमोग्लोबिन O2 का परिवहन और माइक्रोग्लोबिन O2 का संग्रहण। चलो ठीक है। दूसरा पॉइंट, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को उसको स्रोत, जैसे ऑक्सीजन कहां पर होते हैं, फेफड़े में होते हैं, बिल्कुल फेफड़े गिल्स आदि में उपयोगी स्थान मांसपेशियों के कोषों का परिवहन करती है। वहां से ऑक्सीजन श्वसन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए माइक्रोग्लोबिन को स्थानांतरित या ट्रांसफर कर दी जाती है। माइक्रोग्लोबिन के अणु O2 को अपने पास संग्रहित कर लेते हैं, अर्थात अपने पास स्टोरेज कर लेते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर हीमोग्लोबिन को स्थानांतरित कर देते हैं। फिर इस तरीका से वो शरीर की सभी मांसपेशियों तक, तो यह शरीर की पूरी जो बॉडी के पार्ट है वहां तक O2 पहुंच जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट आपका तीसरा, क्या हीमोग्लोबिन रक्त के रक्ताणु में पाया जाता है, जबकि माइक्रोग्लोबिन किन में पाया जाता है, मसल्सों में पाया जाता है, अपनी मसल्सों के अंदर पाया जाता है या अपनी मांसपेशियों में पाया जाता है, ठीक है ना। चौथा पॉइंट है हीमोग्लोबिन चतुलक प्रोटीन जिसमें 2 अल्फा तथा 2 बीटा पेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है, जबकि माइक्रोग्लोबिन 1 लाख प्रोटीन होती है, मोनोमर प्रोटीन होती है, जिसमें एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है। वो उनकी स्ट्रक्चर देख लेना, ठीक है ना। और लास्ट एंड फाइनल जो 5वां पॉइंट है वो है हीमोग्लोबिन शरीर में O2 की नियमित सप्लाई करता रहता है, बिल्कुल सही है। अगर हीमोग्लोबिन ने O2 की सप्लाई करना बंद कर दिया तो आप लोग पता आदमी की मृत्यु हो जाती है, आदमी मर जाता है। एक बात बताइए, हीमोग्लोबिन ने मना कर दी कि नहीं भाई मैं तो O2 को सप्लाई नहीं करूंगा, मैं O2 को एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचाऊंगा, तो कॉमन सी बात है आदमी की मृत्यु हो जाती है, आदमी मर जाता है। ये तो चीजों को आप अच्छी तरीके से जानते हो, ठीक है ना। तो हीमोग्लोबिन शरीर में O2 की नियमित सप्लाई करता है, बॉडी के अंदर O2 की नियमित मतलब बिल्कुल रेगुलर तरीका से 24 घंटा O2 की क्या करता है, सप्लाई करता रहता है। जबकि माइक्रोग्लोबिन में O2 भंडार के रूप में अर्थात स्टोरेज के रूप में रहते हैं और केवल आवश्यकता पड़ने पर ही ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है। मतलब जैसे शरीर को आवश्यकता पड़ती है तभी माइक्रोग्लोबिन O2 को देता है, ठीक है ना। तो हीमोग्लोबिन तो 24 घंटा O2 को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता रहता है। क्यों पहुंचाता रहता है? क्योंकि पता है हीमोग्लोबिन को कि अगर
ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंची, फेफड़े से शरीर के अन्य पार्टों तक या पूरी बॉडी के पार्टों तक नहीं पहुंची, तो कॉमन सी बात है आदमी मर जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज आप विशेषकर ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये तो हो जाते हैं आपका ये क्वेश्चन, आराम से पढ़ लेना, कुछ नहीं है यार, फॉर्मल बेस में बताया, इस चीज को आप पढ़ लेंगे, क्योंकि ऐसी बात तो है नहीं कि हीमोग्लोबिन माइक्रोग्लोबिन में अभी पढ़ाने बैठा हूं, इसका डिस्क्रिप्शन पहले कर चुका है, पता है हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है, माइक्रोग्लोबिन का क्या काम होता है, वो तो यहाँ पर क्वेश्चन था इसलिए मैंने बोल के बता दिया पॉइंट। ठीक है ना, अब बात करते हैं कि अब यूनिवर्सिटी ने कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे इससे। भाई मैं डिपेंड तो यही करता है, आपने अच्छा किया यूनिट पढ़ ली, अब मैंने पढ़ा दी, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन आए कैसे, वो चीज डिपेंड करती है। तो चलो देख लेते हैं यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन भी।